उरी में आर्मी कैंप पर हमले के 2 दिनों बाद आज अलग अलग एनकाउंटर में 12 आतंकी मारे गए, जबकि एक जवान शहीद हो गया। पहला एनकाउंटर हंदवाड़ा के नौगांव में हुआ, जो अभी भी जारी है। यहीं पर एक जवान की शहादत हुई। दूसरा एनकाउंटर उरी में हुआ, जहां घुसपैठ की कोशिश कर रहे 12 आतंकी मारे गए। लक्ष्मीपुरा इलाके में एनकाउंटर अभी भी जारी है। आशंका है कि कुछ आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। उरी हमले की जांच कर रही एनआईए ने आज एफआईआर दर्ज की। एनआईए ने मौके से खून के सैंपल, चारों आतंकियों के फिंगरप्रिंट्स, जीपीएस और नक्शे इकट्ठा किए, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए अमेरिका भेजा जाएगा। ये ऐसा चीज नहीं है कि कोई घोषणा करके कार्रवाई करे। इसको आराम से पूरा मसले को समझ करके सरकार कदम उठाएंगे, लेकिन उसको बयानबाजी दे करके और घोषणा करके कार्रवाई नहीं किया जाता। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन फिर से पुलिस स्टेशन या आर्मी कैंप को निशाना बना सकते हैं। उरी हमले के शहीदों का आज देश के अलग अलग राज्यों में अंतिम संस्कार किया गया। शहीदों की अंतिम यात्रा में लोगों की भारी भीड़ जुटी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शहीद गंगाधर डोलोई को अंतिम विदाई दी गई। गया में बिहार रेजिमेंट के शहीद एसके विद्यार्थी का अंतिम संस्कार हुआ। झारखंड के खूंटी में शहीद जावरा मुंडा, राजस्थान के राजसमंद में शहीद निम सिंह और महाराष्ट्र के सतारा में शहीद लांस नायक जी शंकर की आज अंतिम विदाई हुई। उरी में शहीद सैनिकों में 2 जम्मू कश्मीर, 4 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 महाराष्ट्र, 2 झारखंड, 2 पश्चिम बंगाल और 1 राजस्थान के रहने वाले थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कश्मीर समस्या के लिए बीजेपी पीडीपी गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। यूपी में किसान यात्रा के दौरान राहुल गांधी आज कानपुर के गांव में थे। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी पीडीपी गठबंधन ने आतंकवादियों के लिए दरवाजा खोला। राहुल ने यह भी कहा कि कश्मीर समस्या के निपटारे के लिए एनडीए सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये लड़ाइयां इवेंट मैनेजमेंट से नहीं होती हैं। एनडीए के पास कश्मीर के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। उरी में आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से कहा है कि वो अपनी जमीन पर आतंकियों को पनाह देना बंद करें। जॉन कैरी ने उरी में आर्मी बेस पर हुए अटैक को लेकर गहरी चिंता जताई। कैरी और शरीफ की मुलाकात यूएन जनरल असेंबली के दौरान न्यूयॉर्क में हुई। इससे पहले कल शरीफ ने आरोप लगाया था कि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। शरीफ ने इस मसले पर अमेरिका की मदद भी मांगी थी। दिल्ली के बुराड़ी में आज सुबह एक लड़के ने एक तरफा प्यार में लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी का नाम सुरेंद्र उर्फ आदित्य मलिक है और वो रोहिणी का रहने वाला है। मृतक लड़की की उम्र 21 साल थी और वो टीचर थी। आरोपी आदित्य पिछले 1 साल से लड़की का पीछा कर रहा था, लेकिन आज सुबह बीच सड़क पर उसने लड़की पर चाकुओं से हमला कर दिया और करीब 20 से ज्यादा वार किए। पीड़ित लड़की ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मैं पहले कंप्लेंट भी करी थी इस मामले में पहले बीच में कि वो हमारी बहन को तंग करता है, तो उस टाइम कॉम्प्रोमाइज हो गया था। वो दोबारा बीच में तंग करने लगा। फिर हम उसके घर, मेरे चाचा ताऊ सारे उसके घर पे गए, उसको बताया समझाया। उसके पापा मम्मी ने कहा कि अब हमारी गारंटी हम कुछ नहीं करेंगे। आज ये सीन हो गया कि उसने आज चाकू मार दिया मेरी बहन को। आदित्य मलिक जब लड़की पर चाकुओं से हमला कर रहा था तो उसे बचाने कोई नहीं आया। सड़क पर मौजूद सभी लोग वहां से भाग खड़े हुए। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के स्वरूप नगर में 2 नाबालिग लड़कों को पुलिस ने 6 साल की बच्ची से गैंगरेप के आरोप में पकड़ा है। घटना पिछले हफ्ते की है। पीड़ित लड़की का परिवार किराए के मकान में रहता है। बच्ची खेलने के लिए मकान मालिक के घर गई थी। मकान मालिक के नाबालिग बेटे और उसके दोस्त पर बच्ची के साथ गैंगरेप का आरोप है। बच्ची की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। जो मानसिक सदमा का स्तर इतना ज्यादा है कि बच्ची जो है अपने निकटवर्ती रिश्तेदारों को भी नहीं ठीक से पहचान पा रही है। हादसे के बाद से ही बच्ची बोल नहीं पा रही थी। नाबालिग आरोपियों के दूसरे दोस्तों ने बच्ची के साथ हुए हादसे के बारे में उसकी मां को बताया था। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह का कद और बढ़ गया है। मुलायम सिंह ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। मुलायम सिंह ने अमर सिंह को राष्ट्रीय महासचिव बनाने की चिट्ठी अपने हाथों से लिखी।
जिसमें उन्होंने लिखा कि आने वाले यूपी चुनाव में अमर सिंह समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालेवाल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। स्वाति पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। एफआईआर दर्ज करने से पहले एसीबी ने महिला आयोग के दफ्तर पर छापेमारी की थी और कल उनसे पूछताछ हुई थी। स्वाति पर एक कार्रवाई नियुक्ति में घोटाले के आरोप के तहत की गई है। प्रोसीजर होता है रिक्रूटमेंट का, भर्तियों का। ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी अपनी वैकेंसी भर्ती कर ले और इस तरह कर ले। तो उसमें इंक्वायरी की गई, जांच में पाया गया प्राइमा फेसिया कि भर्तियों में गड़बड़ी हुई है और इनको कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी अडॉप्ट नहीं किया गया है। एसीबी का कहना है कि इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ होगी। एसीबी के मुताबिक नियुक्ति के लिए कुछ चिट्ठी मनीष सिसोदिया ने भी जारी की थी। वहीं स्वाति ने अपने खिलाफ आरोपों से इनकार किया है। उन्हें ये लगता है कि वो मेरे पे एफआईआर दर्ज करके मुझे डरा देंगे, मुझे धमका देंगे। अगली बार जब मैं कोई एक नोटिस इशू करूंगी तो मैं सोचूंगी अरे मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो रखी है। तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि मैं आंदोलन की प्रोडक्ट हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से कहा है कि वो हर रोज कावेरी नदी का 6000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दे। कोर्ट ने 27 सितंबर तक तमिलनाडु को पानी देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के अंदर कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन का भी निर्देश दिया है। I have called a all-party meeting after taking the views and opinion of the leaders from all party, and we will proceed with further. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में कर्नाटक से तमिलनाडु को रोज 15,000 क्यूसेक पानी देने को कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा कि संतुष्ट न होने पर इस बारे में फिर से अर्जी दाखिल की जा सकती है। जी न्यूज सच बोलता है और सच दिखाता है, और यही वजह है कि देश विरोधी ताकतों की नजरों में हम हर वक्त कांटे की तरह चुभते रहते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या हमारे देश के भीतर मौजूद पाकिस्तान के पालतू तत्व हों। लेकिन हम ऐसे सभी बुद्धिजीवियों, डिजाइनर पत्रकारों, पत्थरबाजों और अलगाववादी नेताओं से ये वादा करते हैं कि जी न्यूज निडर होकर सच के रास्ते पर ऐसे ही चलता रहेगा और उन्हें ऐसे ही तकलीफ देता रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये बताने से पहले आपको उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद सेना की कार्रवाई से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में जानकारी देना जरूरी है। आज उरी में एक एनकाउंटर में सेना ने 12 आतंकवादियों को मारकर उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। आप ये भी कह सकते हैं कि सेना ने 12 आतंकवादियों को जन्नत भेजकर उनकी और उनके आकाओं के मन की मुराद पूरी कर दी। यह एनकाउंटर उरी के लच्छीपुरा इलाके में हुआ और सभी आतंकवादी सीमा पार से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उरी के इसी लच्छीपुरा इलाके में आज पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर का उल्लंघन भी किया है। पाकिस्तानी सेना ने दोपहर में फायरिंग शुरू की और भारतीय सेना की चौकी पर हमला कर दिया, जिसके बाद भारत की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई। डीएनए में हम कई बार इस बात का विश्लेषण कर चुके हैं कि पाकिस्तान की सेना सुनियोजित तरीके से सीज फायर का उल्लंघन करके आतंकवादियों को कवर फायर देती है ताकि वो आसानी से भारत की सीमा में दाखिल हो जाए। लेकिन आज पाकिस्तान और उसके पाले हुए 12 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने उनकी हैसियत दिखा दी। वैसे आज पूरा देश उरी में शहीद हुए 18 वीर सपूतों की शहादत का मातम मना रहा है। छोटे से छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो, हर किसी की आंखों में दुख है, आंसू हैं और प्रतिशोध की ज्वाला भी है। पूरा देश आज एक स्वर में पाकिस्तान के पापों का हिसाब मांग रहा है। लेकिन इस बीच हमारे अपने ही देश में कुछ ऐसे तत्व भी मौजूद हैं जो देश के जवानों की शहादत का अपमान कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान से पहले ऐसी ताकतों का इलाज करने की जरूरत है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकवादी हमले के बाद जब जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंची तो वहां हमारी टीम पर नकाबपोश पत्थरबाजों की फौज ने हमला कर दिया। जी न्यूज के संवाददाता अमित प्रकाश और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट उरी में सेना के कैंप से कवरेज करके जब श्रीनगर वापस लौट रहे थे तब श्रीनगर से करीब 10 किलोमीटर पहले एक चौराहे पर नकाबपोश पत्थरबाजों की भीड़ हाथ में पत्थर लिए हमारी टीम पर हमले के मौके का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही जी न्यूज की गाड़ी उस चौराहे पर पहुंची, पत्थरबाजों ने हमला शुरू कर दिया। इस हमले में हमारे एक और साथी पत्रकार का हाथ फ्रैक्चर हो गया और बाकी लोगों को भी चोट आई है। इसलिए आज आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देनी जरूरी है ताकि आप समझ सकें
कि धरती के स्वर्ग को नरक बनाने के लिए जितना जिम्मेदार पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादी हैं, उतने ही जिम्मेदार सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक और आसिया अंद्राबी जैसे अलगाववादी और देश विरोधी तत्व भी हैं। उरी में आर्मी के कैंप पर आतंकवादी हमले की कवरेज के बाद जी मीडिया की टीम कल उरी से श्रीनगर लौट रही थी और उस दौरान श्रीनगर से 10 किलोमीटर पहले, हम श्रीनगर पहुंचने वाले थे, उससे 10 किलोमीटर पहले क्या कुछ हुआ हमारे साथ जब हम इस गाड़ी में सवार थे, उसका आज फर्स्ट हैंड अकाउंट। श्रीनगर पहुंचने से 10 किलोमीटर पहले रात का 7:45 का वक्त, और अचानक खौफ भर गया हम सबके बीच, क्योंकि अचानक तकरीबन 4 या 5 पत्थर इस गाड़ी की तरफ गोली की रफ्तार से इस गाड़ी की तरफ फेंके गए। मैं इस गाड़ी में पीछे बैठा था इस जगह पे, और ऐसे हम लोग ऐसे बैठे थे। हमारे जो शीशे थे वो ऊपर चढ़े हुए थे, उनका शीशा डाउन था और इस वजह से पत्थर ने उनको हिट किया। अब ज़रा आपको ये बता दें कि कुल जो निशान, जो पत्थर हम पर फेंके गए, एक डेंट आपको दिखाएं, ये एक हिस्सा आप देखिए, यहाँ पे एक पत्थर सीधा यहाँ आके पड़ा था, यहाँ से टकरा के ये पत्थर फिर वापस बाहर आ गया। दूसरा जो डेंट है, दूसरा जो पत्थर पड़ा गाड़ी पे, वो यहाँ पड़ा, और तीसरा इस जगह पे। जो चोट इनको लगी है और डॉक्टर ने कहा कि ये फ्रैक्चर है, उसके बाद कल ही प्लास्टर भी चढ़ा इनको। और एक बात डॉक्टर खुद कह रहे थे कि शीशा आपका डाउन था, इस वजह से पत्थर ने आपको हिट किया और आपको हाथ पे चोट आई। अगर वो शीशा चढ़ा होता और जिस वक्त, जिस रफ्तार से, जिस वेग से वो पत्थर इस गाड़ी के भीतर दाखिल हुआ था और जिसने हिट किया, अगर वो शीशे पे लगता, तो सोचिए, अंदाज़ा लगाइए किस इंटेंसिटी के साथ वो कांच टूट के और उसके बाद चेहरे पर, उनकी आंख में भी जा सकता था और वो चोट और भी ज़्यादा हो सकती थी। हमारे संवाददाता अमित प्रकाश ने अपनी रिपोर्ट में जिन पत्थरबाजों का जिक्र किया है, वो वही पत्थरबाज हैं जो हर वक्त पाकिस्तान की चरण वंदना में लीन रहते हैं और भारत से प्यार करने वाले लोगों पर पत्थर बरसाते हैं। और आपको याद होगा, कश्मीर से हमारी आजाद रिपोर्टिंग के तहत भी कई लोगों ने हमारी खबरों को दबाने की कोशिश की थी। उस वक्त भी हमें बहुत धमकियां आई थी, उस वक्त भी बहुत लोगों ने फोन किए और कोशिश की कि ये रिपोर्टिंग बंद हो जाए। उस वक्त भी जी न्यूज की पूरी टीम को अलगाववादियों और आतंकवादियों से लगातार धमकियां मिल रही थी, लेकिन हम निडर होकर कश्मीर की आवाज देश तक पहुंचाते रहे और आगे भी हम ऐसा ही करते रहेंगे। ऐसी आतंक प्रेमी ताकतों को लगता है कि वो डरा धमकाकर, पत्थरबाजी करके, फोन करके, धमकियां देकर हमारी सच्ची खबरों को दबा सकते हैं, लेकिन उन्हें हम प्यार से ये जानकारी देना चाहते हैं कि जी न्यूज पर कोई भी खबर दबाई नहीं जा सकती। हम देश हित में हर खबर के सच को आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि खबर वही है जिसे दबाने की कोशिश की जाए, बाकी सब विज्ञापन है। और हमारा यह भी मानना है कि सच की राह बहुत आसान होती है, क्योंकि वहां भीड़ नहीं होती। भीड़ अक्सर झूठ के रास्ते पर हाथों में पत्थर लेकर खड़ी रहती है और देश ऐसी ताकतों के पत्थरों को पिघलाना अच्छी तरह से जानता है। हमारे संवाददाता अमित प्रकाश इस वक्त जम्मू कश्मीर के एक अज्ञात स्थान से हमारे साथ लाइव हैं। आज अमित प्रकाश से आपका संवाद करवाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आखिर कश्मीर में हो क्या रहा है और वहां के हालात कितने विस्फोटक हैं। अमित, हमारी पूरी टीम पर, आपकी गाड़ी पर हमला हुआ, ये तो हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार जब आप जम्मू कश्मीर गए और उरी में आपने रिपोर्टिंग की, वहां से आपको किस तरह का माहौल देखने को मिला और इस बार आप वहां से ग्राउंड जीरो से क्या बताना चाहेंगे? ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो ये नहीं चाहती कि वहां की सच्चाई देश तक पहुंचे और वो कैसे वहां से असली रिपोर्ट्स को दबाने की कोशिश करते हैं? सुधीर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस अनरेस्ट की हम बात करते हैं, जिस अशांति की बात करते हैं, उसकी तस्वीरें हमने अलग अलग जगहों से लगातार दिखाई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि वो अनरेस्ट अब श्रीनगर से निकल के, श्रीनगर के आसपास के 100 किलोमीटर तक के दायरे में हम गए और हर जगह इस तरह के लोग हमें मिले। और जिस आज़ाद रिपोर्टिंग की आप बात कर रहे थे, जिस तरह की खबरें हम चलाते हैं, जिस तरह की चीज़ें किसी को भी पता चलता है हम जी न्यूज़ से हैं, वो पहले हमें बताता है आप इधर से मत जाइए, इधर से जाइए, आप शाम को 6 बजे के बाद मत जाइए, आप सुबह थोड़ा अर्ली निकल जाइए। इस तरह की बातें जो होती हैं, और मेरा जो अनुभव है उरी पहुंचने के बाद, सुधीर, आप अपने
जो पास में खड़ा हुआ आदमी है जिससे आप बात कर रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, आप उस पर भी यकीन नहीं कर सकते एक वक्त के बाद जब आप ये बता दें कि आप जी न्यूज़ से हैं। इस तरह की चीज़ें लगातार हो रही हैं। और कल की रिपोर्ट, कल जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट देखी दर्शकों ने। मैं साथ साथ ये भी बता दूं, हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़, और हमारे साथ जो पायलट हैं जो हमारी गाड़ी चला रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा है। वो हमसे आधे किलोमीटर पहले ये बता देते हैं कि सर आगे के जो 2 चौराहे हैं वो ख़तरनाक हैं, वहाँ थोड़ा शीशे से नीचे झुक के बैठ जाइए या फिर सीट पे लेट जाइए, ताकि वहाँ से पत्थर आएंगे और उसका सामना आपको करना पड़ेगा। 11वीं बार आज जम्मू कश्मीर आया हूँ मैं। तमाम रिपोर्टिंग के दौरान जो चीज़ें मैंने देखी हैं और इस बार जो हालात देख रहा हूँ, वो उसकी तुलना नहीं की जा सकती अगर हम अनरेस्ट की बात करते हैं तो। और गुस्सा इतना ज़्यादा है, जैसा मैंने कहा कि अब 1-2 इलाकों की बात नहीं है सुधीर, अब आप हर गली, हर मोहल्ले और हर नुक्कड़ से जब निकलते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आज भी हमारी ओबी वैन हमारे साथ थी, हम एक नुक्कड़ से निकल रहे थे, उनके हाथ में पत्थर नहीं थे, उन्होंने लेकिन हमारी ओबी को घेरने की कोशिश की। सवाल ये भी है कि हमारी हर एक लोकेशन कैसे ट्रेस होती है। सवाल ये भी है कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कब कब जाते हैं, कब कहाँ से निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती है उन लोगों को। क्योंकि ये बात मुझे भी पता चल रही है और ये बात मुझे सूत्र ये भी बताते हैं कि आपकी हर एक लोकेशन ट्रेस होती है, आप कहाँ इस वक्त हैं ये भी ट्रेस होता है। इसलिए एक ऐसी अनआइडेंटिफाइड लोकेशन से हम ये रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाने की और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस तरह की रिपोर्टिंग लगातार करते आए हैं, हम आगे भी इस रिपोर्टिंग को जारी रखेंगे, चाहे कितना भी इस बात को लेके हम पर हमले होते रहें, हमारी बातों पर हमले होते रहें, हमको तमाम बातें सुनाई जाएं, हमारी ये रिपोर्टिंग यहाँ से जारी रहेगी। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा आपने कहा, इसी जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, लेकिन अपनी रिपोर्टिंग को बंद मत करिएगा, रोकिएगा नहीं। पूरे देश को जी न्यूज़ की इस रिपोर्टिंग का इंतजार रहता है। आपका शुक्रिया। अमित प्रकाश से आपकी मुलाकात करवाना आज इसलिए ज़रूरी था ताकि आप सब ये समझ सकें कि अगर जम्मू कश्मीर से आप सच बोलने की हिम्मत करते हैं तो वहाँ पर किस तरह की मुश्किलें आपके लिए पैदा की जाती हैं, किस तरह आपको रोकने की कोशिश की जाती है। अमित प्रकाश और उनके साथी खुशकिस्मत हैं कि जो पत्थरबाजी हुई उससे वो बच निकले और जो छोटी मोटी चोटें आई हैं उनसे काम चल गया। लेकिन ये चोटें, ये पत्थरबाजी गोलियों में भी तब्दील हो सकती है और ये जो चोट हैं ये आगे बड़ी भी हो सकती थी। डीएनए में खबरों के विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको आज कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें उरी में सेना के कैंप पर हमला करने वाले उन 4 आतंकवादियों की हैं जिन्होंने पीठ पीछे हमला करके हमारे 18 जवानों की जान ली। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने आतंकवादियों के शरीर के कुछ हिस्सों को इस पर उनको ब्लर कर दिया है, ताकि उनको छुपा दिया है, उनको सेंसर कर दिया है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपके दिल को थोड़ी तसल्ली आज जरूर मिली होगी। अगर हम चाहते तो ये तस्वीरें आपको नहीं भी दिखा सकते थे, लेकिन इन तस्वीरों को सार्वजनिक करके हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है जब भारत पर हमला करने वाले इन आतंकवादियों को इनकी हैसियत दिखाई जाए। कल विश्लेषण के दौरान मैंने एक एक्स्ट्रा विचार आपसे शेयर किया था कि जो आतंकवादी हमारे देश पर हमला करने की जुर्रत करता है उसकी लाश को हमारे ही देश में 2 गज जमीन भी क्यों दी जाए। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन 4 आतंकवादियों की लाश को उरी में स्थानीय निवासियों की मदद से इस्लामिक परंपरा के मुताबिक कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया। मुंबई में 26/11 के हमले में शामिल 9 आतंकियों की लाश को भी एक अनजान जगह पर ऐसे ही दफनाया गया था। अजमल कसाब को फांसी के बाद जेल के अंदर दफनाया गया। पठानकोट हमले के 4 आतंकवादियों को एक और अनजान जगह पर दफनाया गया। अक्सर देश विरोधी ताकतें ऐसे मौकों का फायदा उठाती हैं। आतंकवादियों की कब्र बनाकर उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है और एक तरह से आतंकवादी की कब्र उसके चाहने वालों के लिए तीर्थ स्थान बन जाती है। हमें इस परंपरा को रोकना होगा और आतंकवादियों से अंतिम संस्कार का यह अधिकार छीनना होगा। क्या सलूक करना चाहिए आतंकियों के साथ जो मारे जाते हैं ताकि इनको सबक मिले? तो नेचुरली उनको दफन करने की, क्या हमारी भूमि को क्यों प्रदूषित करना है, उनको जलाना चाहिए, वो तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो जला देना चाहिए। अगर इस्लाम के नाम पर ये जिहाद होता है और जन्नत की बात होती है तो ये जो सब है ना, उनको दिल्ली में लाकर या पंजाब में लाकर
उसको जला देना चाहिए लोगों को। ये कोई धर्म के नाम पर जो आतंक चल रहा है ना, तो हम भी धर्म के नाम पर उसका आतंक खत्म कर देना चाहिए। कि जो भी आतंकवादी चाहे फांसी पर चढ़ा हो, चाहे हमारे सैनिक की गोली से मरा हो, किसी कारण से मरा हो, आतंकवादी को चौराहे पर कूड़े में डाल के जलाना चाहिए, उसे 2 गज जमीन देना नहीं चाहिए। देखिए, जब अमेरिका ओबामा ने जब लादेन को ख़त्म किया पाकिस्तान के अंदर जा कर के इस्लामाबाद, तो वो किसी से नहीं पूछा। ओबामा ने तो साफ तौर पर कह दिया कि कोई दफनाने की ज़रूरत नहीं है आतंकियों को, अन्यथा वो भगवान हो जाएगा। उसको पानी में फेंक दिया गया। कहाँ फेंक दिया गया लोगों को पता भी नहीं चला। हमें उसको सम्मान नहीं देना चाहिए। हमारे सोते हुए सैनिक के ऊपर उन्होंने वार किया है, तो वो सम्मान के लायक नहीं है। वो बिल्कुल एक कचरे के माफी फेंक देना चाहिए उनकी बॉडी को, ताकि कौवे चील उनको नोच के खाएं। तो जो विचार हमने आपके साथ शेयर किया था वो अब लगातार देश भर में फैल रहा है और बहुत सारे लोग, ऐसे लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है जो अब ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों को अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपको याद होगा जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था, तब उसे किसी कब्रिस्तान में जगह नहीं दी गई थी, बल्कि उसे बीच समंदर में फेंक दिया गया था। यानी अमेरिका ने आतंकवाद के सबसे बड़े प्रतीक को अपने देश की जमीन पर कोई जगह नहीं दी। और अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। हमें लगता है कि किसी भी आतंकवादी ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादियों से धार्मिक आधार पर उनका अंतिम संस्कार करने का अधिकार छीन लेना चाहिए और आतंकवादियों को कूड़े के ढेर के साथ जला देना चाहिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आतंकी को जलाया गया या दफनाया गया। आपने देखा होगा कि आतंकवादियों के शव को कोई भी देश वापस नहीं लेता। भारत में हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों के शव कभी भी पाकिस्तान ने वापस नहीं लिए, इसलिए उन्हें अपनी जमीन में, अपने देश की जमीन में दफनाने का कोई औचित्य नहीं है। आज की तारीख में ये संदेश दिया जाना जरूरी है कि जब हम आतंकवादियों को कूड़े के ढेर में जलाएंगे तो मरने के बाद उन्हें जन्नत तो छोड़िए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी। इस परंपरा से हमारे देश में सेकुलरिज्म की दुहाई देकर अपना एजेंडा चलाने वाले कुछ लोगों की पोल भी खुल जाएगी, क्योंकि जब आतंकवादियों को कूड़े के साथ जलाया जाएगा तो बहुत से लोग इसका विरोध करने लगेंगे और ये ऐसे लोगों को एक्सपोज करने का बहुत अच्छा मौका होगा। ये विचार हमने आज एक बार फिर आपके सामने रखा, क्योंकि हमें लगता है कि आतंकवादियों को करारा जवाब देने का ये सबसे शांतिपूर्ण रास्ता है। जिस तरह हमारे देश पर आतंकवादी हमला होना कोई नई बात नहीं, ठीक उसी तरह हमारे सिस्टम का लापरवाह होना भी कोई नई बात नहीं है। हम अक्सर खबरों का विश्लेषण करते हैं और तथ्यों की गहराई तक जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हम समाज को, सिस्टम को और सरकार को समस्याओं के सॉल्यूशन यानी समाधान के बारे में जानकारी दें। आपको याद होगा इसी महीने की 14 तारीख को हमने देश की सुरक्षा से जुड़ी कमियों का एक गंभीर विश्लेषण किया था। मैंने आपको जानकारी दी थी कि कैसे दुश्मनों से देश की सुरक्षा के दावे पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। जी न्यूज की टीम ने पंजाब में भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों का एक ऑन द स्पॉट विश्लेषण किया था, जिसमें हमने पाया कि पंजाब से सटी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर नदियों में आई बाढ़ की वजह से कई किलोमीटरों तक कंटीली तारों की दीवारें, जिन्हें आप फेंसिंग कहते हैं, वो पानी के तेज बहाव में बह चुकी हैं, जिसकी वजह से सीमा पर कई ऐसे पॉइंट्स बन चुके हैं जहां कोई भी आतंकवादी आसानी से पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा में दाखिल हो सकता है। हमारे इस विश्लेषण के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे दर्शकों ने अपनी राय रखी और हमसे पूछा कि देश की सीमा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। उस दिन हमने आपका सवाल नोट कर लिया था। इसके बाद हमने इस विषय पर काम किया और जरूरत के मुताबिक ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की। आज हम सीमा की सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब आपको देंगे। हमें लगता है कि हमारे देश की सीमाएं तभी सुरक्षित हो सकती हैं जब हम सरहदों को स्मार्ट बनाएंगे। बॉर्डर की चौकसी के लिए तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पंजाब में पाकिस्तान की सीमा से सटे कुछ इलाकों में एडवांस टेक्नोलॉजी वाली लेजर वॉल्स, एंटी टनल सेंसर, सिस्मिक सेंसर्स, स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम्स और थर्मल सेंसर्स लगाए हैं, जो भारत की सीमाओं को पहले के मुकाबले बहुत मजबूत बना देंगे। हमें लगता है कि ये तकनीक देश के किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद अब पाकिस्तान से सटे सीमा के हर संवेदनशील हिस्से में भारत को
इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल करना होगा ताकि भविष्य में देश को उरी जैसे एक और हमले का दर्द न सहना पड़े। पहले दीनानगर, फिर पठानकोट और अब उरी में सेना के कैंप पर हुआ आतंकी हमला। इन तीनों ही हमलों में जांच एजेंसियों को इस बात का शक है कि आतंकियों ने हमले के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जहां से सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर आसानी से घुसपैठ की जा सकती है। आतंकियों ने इन तीनों ठिकानों पर हमले के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जहां पर कंटीले तारों की बाड़ नहीं है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से आतंकियों ने देश में घुसपैठ के लिए नदियों और जंगलों का रास्ता चुना, क्योंकि उन्हें यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि नदी पर कंटीले तारों की बाड़ यानी फेंसिंग की नहीं जा सकती और ऐसे में सेना और BSF के जवानों को आसानी से चकमा दिया जा सकता है। अगर सीमा पर लेजर वाले सेंसर लगे होते, जिसे लेजर वॉल भी कहा जाता है, तो आतंकियों के लिए घुसपैठ करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन होता। जो हमारे लेज़र बीम सीमा पर निगरानी के लिए लगाए गए हैं, जो रात के अंधेरे में हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं। अगर इस बीम को कोई क्रॉस करेगा या आतंकी, तो ये अपने आप सेंसर आवाज़, सायरन की आवाज़ बहुत ज़ोर से निकालेगा, जिससे हमें अलर्ट होने में आसानी होती है। दीनानगर और पठानकोट पर हुए हमले के बाद पंजाब से सटे कुछ ऐसे ही इलाकों में लेजर बीम वाले सेंसर्स लगाए गए हैं। अगर आप देखें तो मेरे सामने एक खास तरीके के सेंसर्स हैं। अगर इन सेंसर्स को जैसे हम पार करेंगे, खास तरीके का सायरन बजेगा और BSF का ये जो कमांडो है जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहा है, इसे तुरंत पता चल जाएगा कि किसी तरीके से इन इलाकों में घुसपैठ की कोशिश हुई है या किसी ने भी इन लेज़र बीम की दीवार को क्रॉस करने की कोशिश की है। दरअसल अगर देखा जाए तो ये जो लेज़र बीम है ये कुछ डिस्टेंस पे लगाए गए हैं। ये आपको दीवार दिखेगी नहीं, लेकिन जैसे ही इसे क्रॉस आप करेंगे, जैसे ही पार करने की कोशिश करेंगे, सायरन बजने लगेगा और सभी अलर्ट हो जाएंगे। तो हम आपको दिखाएंगे कि जैसे ही हम एक क्रॉस करेंगे किस तरीके से सायरन बजेगा और कैसे BSF का जवान अलर्ट होगा। तो हम इस लेज़र बीम को क्रॉस करने जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर बने ये खास तरीके के सेंसर सुरक्षा के लिए बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो रहे हैं, एक तरीके से बहुत बड़ी ये मदद कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जैसे हमने क्रॉस किया, यहाँ पर सायरन बजने शुरू हो गए। भारत और पाकिस्तान से सटे कुछ इलाके नदी, नाले, जंगल और पहाड़ों से भरे हुए हैं और समतल जमीन न होने की वजह से फेंसिंग हर जगह नहीं लगाई जा सकती। ऐसे में इस तरह के सेंसर्स भारत के सुरक्षा घेरे को और भी मजबूत बना सकते हैं। रात के वक्त में खास तौर पे जहाँ लाइट नहीं है, ये नदी के इलाके हैं, तो आपको कितनी मदद मिलती है जब सायरन बजता है? तो सर मतलब हमारे को पता लग जाता है कि सायरन बजा है तो कुछ ना कुछ हरकत है। उससे मतलब सर्च लाइट वगैरह से हम मार के देखते हैं कि जानवर है कि इंसान है, क्या है, तो इससे पता लगता है कि कोई मतलब काफ़ी मदद मिलती है सर हमारे को इससे। इन सेंसर्स की सबसे खास बात यह है कि ये दिन और रात दोनों वक्त काम करते हैं और घनघोर अंधेरे में कोई भी घुसपैठिया इन इलाकों को पार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। रात के वक्त तमाम ऐसे इलाके होते हैं जहां पर गश्त नहीं की जा सकती या वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है, और ऐसे वक्त में ये जो लेज़र बीम है ठीक नदी के दूसरे हिस्से की तरफ लगाई गई है, जहां पर इस नदी के बीच में अगर किसी ने भी
इस नदी को क्रॉस करने की कोशिश की तो यहाँ पर अलार्म बजने लगेगा। सीमा से सटे कुछ इलाकों में लेजर वॉल के साथ साथ हाई क्वालिटी वाले थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी हरकत की जानकारी पल भर में मिल जाए और सेना कार्रवाई कर सके। ऐसे वक्त में जहां पर तमाम फेंसिंग इन इलाकों में नहीं है, टूटी हुई है, ऐसे में ये जो थर्मल इमेजिंग की जो टेक्निक है वो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि खूब अंधेरे में भी यहाँ बैठा जो कमांडो है उसे पता चल जाएगा कि 1 से 1.5 किलोमीटर के दूर दराज के इलाकों में, चूँकि यहाँ से फेंसिंग पर भी नज़र रखी जाती है कि कौन आ जा रहा है, कौन वहाँ पर खड़ा है, या किसी तरीके का कोई जानवर है या कोई घुसपैठिया इन इलाकों को पार करने की कोशिश में है। तो HLT जो हमारे लिए काफ़ी मददगार है। इससे हम जो भी आगे की मूवमेंट हम ऑब्जर्व करते हैं उसको इंश्योर करते हैं कि ये क्या चीज़ है। जानवर हो तो पता चल जाता है हमारे को, अगर आदमी भी मान लो आगे हाथ करके चल रहा हो तो भी हमारे को पता लग जाता कि वो डेली हम यही ड्यूटी करते हैं। भारत और पाकिस्तान से सटी सीमा पर ऐसे ही लेजर वॉल लगाने का फैसला 2 साल पहले लिया गया था, लेकिन उसके बाद ये प्रोजेक्ट सरकारी फाइलों में दबकर कहीं खोसा गया। हालांकि अब समय की मांग यही कह रही है कि अगर सीमा पर भारत की सुरक्षा को अभेद करना है तो लेजर वॉल की किलेबंदी करनी ही होगी। कैमरामैन पवन के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, गुरदासपुर, पंजाब। और अब आपको इस आधुनिक तकनीक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां देते हैं। जैसे ही कोई भी घुसपैठिया सीमा की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा या बिना फेंसिंग के इलाके में लेजर बीम को पार करने की कोशिश करेगा तो अलार्म बजने लगेगा। लेजर वॉल नदियों और घाटियों जैसे इलाकों के लिए ज्यादा कारगर साबित होंगी क्योंकि वहां फेंसिंग नहीं की जा सकती। लेजर पर आधारित ये कम्युनिकेशन सिस्टम एक बार में कई तरह के आंकड़ों को ट्रांसफर कर सकता है और वो भी रेडियो बीम की रफ्तार के मुकाबले ज्यादा तेजी से। अंतरिक्ष सहित जमीन और पानी के अंदर इस तकनीक का सफल प्रयोग किया जा चुका है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की मदद से इसे लंबी दूरी तक फैलाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि टेप प्रूफ होने के साथ साथ इसमें केबल लगाने का भी झंझट नहीं है। मल्टीपल ट्रांसमीटर्स और रिसीविंग टर्मिनल्स के बीच इसे नेटवर्क कम्युनिकेशन के तौर पर स्थापित किया जा सकता है ताकि ये पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ट्रांसमिशन में कारगर हो। आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए इजराइल ने भी ऐसी ही लेजर वॉल बनाई है। इजराइल में लगाई गई लेजर वॉल शॉर्ट रेंज मिसाइल को भी तबाह कर सकती है। ऐसे खतरे की आशंका होने पर एक फ्लैश चमकता है और लेजर बीम अपने लक्ष्य को नष्ट कर देती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा कुल मिलाकर 3,323 किलोमीटर की है, जिसमें से 2,308 किलोमीटर की रखवाली बीएसएफ करती है। इसमें 282 किलोमीटर के इलाकों में नदियां हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर 289 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां बर्फबारी की वजह से फेंसिंग मुश्किल है। इस पूरी सीमा पर करीब 2,500 किलोमीटर में फेंसिंग है, लेकिन बाकी जगहों पर यह काम बेहद मुश्किल है। ऐसे में लेजर फेंसिंग तकनीक कारगर साबित हो सकती है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद की वजह से पूरी दुनिया में बार बार शर्मिंदा होता रहता है और हालात ये हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अब अपनी गर्दन उठाकर चल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि दुनिया से नजरें मिलाकर बात करने के लिए पाकिस्तान को यह साबित करना होगा कि वो आतंकवाद का साथ देना छोड़ देगा। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि उसे आतंकवाद की लत लग चुकी है। पाकिस्तान दुनिया के कोने में खड़ा होकर आतंकवाद वाला नशा करता है। उसके सिर पर न्यूक्लियर नशा भी हावी है। इस नशे के बाद उस पर आतंकवाद वाली अकड़ हावी हो जाती है। लेकिन अब भारत की कोशिशों के बाद पाकिस्तान की आतंकवाद वाली गर्दन पर दुनिया के शक्तिशाली देशों ने कूटनीतिक फंदा कस दिया है। पूरी दुनिया अब धीरे धीरे मान रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद की एक वेंडिंग मशीन बन चुका है, जहां से सस्ते दामों पर तत्काल व्यवस्था के तहत आतंकवाद से जुड़ी सारी योजनाएं और सामान मिल जाते हैं। उरी में भारतीय सेना के जवानों पर हमले के बाद पाकिस्तान को पूरी दुनिया का तिरस्कार झेलना पड़ रहा है। हम आपको बताएंगे आज कि दुनिया के किस बड़े देश ने पाकिस्तान को क्या संदेश दिया है। रूस को भारत का पुराना और सबसे भरोसेमंद दोस्त माना जाता है। रूस ने हर मुश्किल हालात में भारत का साथ दिया है। उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद रूस ने एक बयान जारी किया। इस बयान में रूस ने हमले में मारे गए जवानों और घायल लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की है और हमले की निंदा भी की है। लेकिन रूस ने पाकिस्तान के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, हम उनकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। रूस ने कहा है कि पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद से वो भारत में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हो रहे आतंकवादी हमलों से चिंतित है और
ये अपने आप में अलार्मिंग है, यानी खतरे की निशानी है। रूस ने आगे लिखा है कि नई दिल्ली के मुताबिक इस हमले को पाकिस्तान की जमीन से अंजाम दिया गया है, यानी रूस ने पाकिस्तान का नाम लेकर इस हमले की आलोचना की है, जो कि एक बड़ी बात है। इसी तरह फ्रांस ने भी पाकिस्तान पर निशाना साधा है। फ्रांस ने अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया में कहा है कि यह हमला याद दिलाता है कि भारत और फ्रांस दोनों आतंकवाद से पीड़ित हैं। फ्रांस अपने रणनीतिक साझेदार और दोस्त भारत के साथ खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फ्रांस ने पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकवादी संगठनों का नाम लेकर कहा है कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी फ्रांस ने भी माना है कि इस हमले को पाकिस्तान की धरती से ही अंजाम दिया गया है, क्योंकि उसने जिन 3 संगठनों का नाम लिया है वो पाकिस्तान के ही हैं और पाकिस्तान की धरती से ही चलते हैं। जर्मनी ने कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है और जिस भी देश की जमीन से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है उसे आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। यानी जर्मनी ने भी पाकिस्तान को इशारों में समझा दिया है कि उसे आतंकवाद का प्रचार प्रसार रोकना होगा। कल डीएनए में हमने आपको बताया था कि भारत पाकिस्तान का कूटनीतिक इलाज ढूंढ रहा है। भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान दुनिया की नजरों में एक पराया स्टेट बन जाए, यानी एक ऐसा देश जिसके साथ कोई दूसरा देश संबंध नहीं रखना चाहता। और अब भारत की इस कोशिश का असर होने लगा है। कहा जा रहा है कि भारत के दबाव के बाद रूस पाकिस्तान के साथ अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को रद्द कर सकता है। पाकिस्तान और रूस पहली बार एक साथ एक युद्धाभ्यास करने जा रहे थे। ये मिलिट्री एक्सरसाइज 24 सितंबर से 7 अक्टूबर तक होनी थी, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया पाकिस्तान के साथ ये एक्सरसाइज नहीं करेगा। साथ ही रशिया पाकिस्तान के साथ Mi-32 हेलीकॉप्टर की डील पर भी फिर से विचार कर सकता है। हालांकि ये खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं और अभी हम इनकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब किसी भी देश के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े होना शर्मिंदगी की वजह बन चुका है और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि दुनिया उसे एक आतंकवादी देश के दोस्त या हमदर्द के तौर पर देखे। इस पूरे मामले में चिंता की बात यह है कि रशिया और फ्रांस को छोड़कर किसी भी बड़े देश ने पाकिस्तान का नाम लेकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं की है। सब ने सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ डायलॉग्स मारकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है और ऐसे देशों में अमेरिका भी शामिल है। सिर्फ रूस एक अकेला ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान का नाम लिया है और फ्रांस दूसरा देश है जिसने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन 3 आतंकवादी संगठनों का नाम लेकर पाकिस्तान की तरफ एक इशारा जरूर किया है। इसीलिए हम कल भी आपसे ये कह रहे थे कि मान लीजिए अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई करता है या कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स भी अगर करता है तो ये देखने वाली बात होगी कि पश्चिमी देश अमेरिका जैसे देश किस हद तक भारत की इस कार्रवाई का साथ देंगे, क्योंकि इस बार भी अमेरिका ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, अमेरिका ने आतंकवादी संगठनों का नाम नहीं लिया और एक बहुत ही कॉपी बुक स्टाइल से अपनी एक स्टेटमेंट भारत को भेज दी। हमने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कश्मीर वाली झूठी बातें करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो आतंकवाद पर किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहते। न्यूयॉर्क में उनसे उरी में हुए आतंकवादी हमले से जुड़े सवाल भी पूछे गए। एक भारतीय पत्रकार ने नवाज शरीफ से सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने अपना मुंह खोलने से इनकार कर दिया। इसी तरह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को विदेश मामलों में सलाह देने वाले सरताज अजीज की बोलती भी बंद हो गई और वो भारतीय न्यूज एजेंसी के सवालों का जवाब देने से बचते हुए नजर आए। नवाज सर एक सवाल ले लीजिए सर। जम्मू कश्मीर में जो भी अटैक हुआ है, एक्सक्यूज मी, नॉट नाउ, नॉट नाउ, सर उरी अटैक पे सर, एक्सक्यूज मी सर, नॉट नाउ प्लीज, प्लीज, वी आर आस्किंग सर। तो आपने देखा नवाज शरीफ जब यूनाइटेड नेशंस पहुंचे, न्यूयॉर्क पहुंचे, तो उनसे एक भारतीय पत्रकार ने सवाल किया उरी के बारे में और उन्होंने ऐसे अपना हाथ ऊपर किया और उस पत्रकार को रोक दिया और उसके बाद वहां पर जो सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने उस पत्रकार को वहीं पर रुक जाने के लिए कहा और नवाज शरीफ आगे निकल गए। जाहिर है वो इस बारे में बात क्यों करना चाहेंगे। आतंकवाद से जुड़े सवालों पर चुप्पी साधने वाले नवाज शरीफ कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देंगे और हमेशा की तरह अपने भाषण में नवाज शरीफ कश्मीर का ही जिक्र करेंगे, लेकिन यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि एक आतंकवादी देश
शांति के कबूतर उड़ाता हुआ कैसा लगता है। कल हम आतंकवाद पर नवाज शरीफ की इसी स्टैंड अप कॉमेडी का विश्लेषण करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के गले में भारत का कूटनीतिक फंदा इतना तेजी से कसेगा कि पाकिस्तान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। ये पूरा विश्लेषण हम कल रात डीएनए में करेंगे। और डीएनए में अब हम जवानों की शहादत पर हो रहे राजनीतिक मोल भाव की बात करेंगे। उरी के ये जवान शहीद तो अपने देश के लिए हुए हैं, लेकिन उनके प्रदेशों ने उनके सम्मान को मुआवजे का नाम देकर उनके साथ जमकर भेदभाव किया है और इसीलिए आज इस भेदभाव का विश्लेषण करना जरूरी है। हम ये मानते हैं कि शहादत का कोई मुआवजा या कोई कीमत नहीं हो सकती, इसलिए हमें इसे मुआवजा नहीं बल्कि सम्मान कहना चाहिए, क्योंकि देश के लिए कुर्बान होने वाले जवान सर्वोच्च बलिदान देते हैं। हालांकि तकलीफ उस वक्त होती है जब मुआवजे के नाम पर सरकारें राजनीतिक मोल भाव करने लगती हैं, और ऐसा ही आज बिहार सरकार ने किया। उरी में बिहार के 3 जवान शहीद हुए तो राज्य सरकार ने उनके परिवारों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया। पहली बात तो यह है कि हमें मुआवजे शब्द पर ही ऐतराज है। शहीदों के परिवार ने बिहार सरकार का मुआवजा ये कहकर ठुकरा दिया कि जहरीली शराब पीकर मरने वालों के लिए सरकार 4 लाख रुपए देती है, तो देश के लिए अपनी जान देने वालों के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए क्यों? जब विवाद बढ़ा तो सरकार ने मुआवजा बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दिया। ये शहादत के नाम पर एक तरह का मोल भाव है जो बहुत दुखद है। आज हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि भारत में शहीदों के परिवारों के सम्मानजनक जीवन की रक्षा के लिए कोई राष्ट्रीय पॉलिसी क्यों नहीं है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब रियो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु और साक्षी मलिक मेडल जीतकर देश लौटे थे तो तमाम राज्य सरकारों ने उनके ऊपर इनामों की बरसात कर दी थी। राज्य सरकारों के बीच में होड़ लग गई थी ये साबित करने के लिए कि ये खिलाड़ी असल में किस राज्य की हैं। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु को 13 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम मिला है, जबकि ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक को 6 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि इन खिलाड़ियों का सम्मान नहीं होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, इन्हें इससे भी ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। हम आज सिर्फ एक तुलना कर रहे हैं कि अगर हम अपने खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें करोड़ों रुपए दे सकती हैं, तो उस व्यक्ति के लिए क्यों नहीं जिसने अपनी जान इस देश के लिए गंवा दी। कोई भी खिलाड़ी जब मेडल जीतकर आता है तो अलग अलग राज्य उसे पुरस्कार देकर ये जताने की कोशिश करते हैं कि खिलाड़ी पर उनका बौद्धिक अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि शहीदों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। यहाँ हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हम इन खिलाड़ियों को मिले इनाम के खिलाफ नहीं है। पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वालों को पूरा इनाम और सम्मान मिलना ही चाहिए, लेकिन देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों का दर्जा बहुत ऊपर है और उन्हें उनके हिस्से का सम्मान भी जरूर मिलना चाहिए। देश के लिए शहीद होने वाले जवानों की शहादत की तुलना सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले या फिर नकली शराब पीकर मर जाने वाले किसी व्यक्ति से कभी नहीं की जा सकती। शहादत कोई दुर्घटना नहीं है, ये देश के लिए दिया गया एक बलिदान है जिसके लिए मुआवजा शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि शहीद होने वाले सेना के जवान को नियमों के मुताबिक कितना मुआवजा मिलता है। शहीद होने वाले जवान को अभी केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। जी हाँ, इसे मुआवजा ही कहा जाता है, जो 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 20 लाख रुपए हो जाएगा। शहीद होने पर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस के तौर पर 25 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड की तरफ से 30,000 रुपए और आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 15,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा शहीद होने वाले जवान की आखिरी सैलरी के बराबर की पेंशन उसके परिवार को दी जाती है, जबकि राज्य सरकारों की तरफ से मुआवजे के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है। सभी राज्य सरकारें अपनी सहूलियत के हिसाब से मुआवजा तय करती हैं। इस बार उरी हमले के बाद बिहार सरकार ने पहले 5 लाख रुपए और फिर 11 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार ने 20 लाख रुपए और झारखंड सरकार ने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वैसे हमें शहीदों के लिए मुआवजा शब्द के इस्तेमाल पर ही आपत्ति है। हमें लगता है कि मुआवजे की जगह सम्मान की भावना होनी चाहिए और आज हम इसी सम्मान की भावना के साथ उरी के शहीदों को अंतिम विदाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि शहीदों को उनके हिस्से का सम्मान देते वक्त उनका हाथ और उनके कंधे हमेशा ऊपर होने चाहिए,
नीचे नहीं, शहीदों को मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि इस सरकार को और इस देश को, जिनमें राज्य सरकार भी शामिल हैं, शहीदों के परिवारों का पूरा सम्मान करना चाहिए और इसे मुआवजा कहना बिल्कुल बंद करना चाहिए। आर पार की लड़ाई हो जाए पाकिस्तान से, हम बूढ़ा भी हैं तभी वो बॉर्डर पर चलने के लिए तैयार हैं। मात्र 5 लाख रुपए हमारा बिहार सरकार भिखारी है, उसका भीख जरूरत नहीं, उसका भीख हम क्यों लेंगे। सब सरकार जब 20 लाख का ऐलान किया है तो वो 5 लाख का क्या किया है। हमारा पति कोई नाली में गिर के मरा है शराब पी के, हमको नहीं चाहिए उसका ऐलान, वो अपने रखे। शहादत का मोलभाव करने वाली सरकारों के मुंह पर ये एक शहीद की पत्नी का वो तमाचा है जिसकी गूंज बहुत लंबे समय तक सुनाई देगी। क्या शराब पीकर मरने वाले और देश के लिए जान देने वाले के लिए एक जैसा मुआवजा होना चाहिए? उरी में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के जवान अशोक कुमार की पत्नी ने यही कठिन सवाल अपनी सरकार से पूछा है। सरकार भिखारी है, उसका भीख जरूरत नहीं, उसका भीख हम क्यों लेंगे। सब सरकार जब 20 लाख का ऐलान किया है तो वो 5 लाख का क्या किया है। हमारा पति कोई नाली में गिर के मरा है शराब पी के, हमको नहीं चाहिए उसका ऐलान, वो अपने रखे। बिहार से लेकर यूपी तक शहादत पर मुआवजे का ऐसा ही मजाक चल रहा है। बिहार सरकार ने तो हद कर दी। उरी में राज्य के 3 जवान शहीद हुए, लेकिन बिहार सरकार ने सिर्फ 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। विरोध हुआ तो बढ़ाकर 11 लाख कर दिया। अब शहीदों के घर वाले पूछ रहे हैं कि सरकार बोली लगाना कब बंद करेगी। हमारा बेटा के बोली लगा जाएगा तो 11 लाख, बताइए बेचारे के 4 को बेटी है, 11 लाख का बोली लगा रहे हैं। हमारे बेटा के बोली नहीं लगेगा। जो आप दीजिए ऐसा दीजिए, उचित दीजिए। गया के शहीद एसके विद्यार्थी की बेटियों को मुआवजा नहीं, पापा चाहिए और उनकी पत्नी को अपना पति। मेरे पापा शहीद हो गए तो उनके लिए कोई अमाउंट काफ़ी नहीं होगा, चाहे कितना भी अमाउंट दे दे। अगर पापा दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी फाइनेंशियल स्टेट भी अच्छा नहीं है, हम लोग का अपना घर भी नहीं, हम लोग रेंट पे रहते हैं और अभी हम लोग छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़े हैं। 11 लाख भी हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे पति चाहिए। अगर पति मेरा सही सलामत मिल जाते हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं है 11 लाख। सवाल किसी एक एसके विद्यार्थी का नहीं, बल्कि देश पर कुर्बान होने वाले तमाम जवानों का है। क्योंकि घर का कमाने वाला जब देश पर कुर्बान हो जाता है और सरकार मुआवजे का मरहम लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से बच जाती है तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। चाहते तो भीख मांग के हम उतना रख लेते, लेकिन पति को नहीं कमाते। पेंशन भी मिलेगा, उससे भी गुजारा नहीं है 4 बच्चे को, और साथ में हम हैं और हमारे सास ससुर भी हैं, उनको भी उनके ऊपर आशा था। सरकारों के ऐसे ही रवैये की वजह से अब लोग अपने बच्चों को फौज में भेजने से हिचक रहे हैं। फौज के लिए तो दौड़ रहा है छोटा बेटा, लेकिन अभी आत्मा तो नहीं बोल रहा है। फौज में जाने के लिए दौड़ धूप रहा है और लड़के हैं, लेकिन अब उसका माँ एकदम जिद कर देगी, नहीं जाने देगी।
शायद वीरों के परिवार में हौसला भी अपने आप ही आ जाता है। उरी में शहीद एसके विद्यार्थी की ये 3 बेटियां हैं, जिन्होंने पिता की शहादत के दूसरे ही दिन स्कूल में जाकर अपनी परीक्षा दी। वजह आप खुद जान लीजिए। ये बहुत मुश्किल था हम लोग के लिए इस सिचुएशन में। तब भी हम लोग इसलिए गए क्योंकि पापा भी चाहते थे कि हम लोग अच्छे मार्क्स लाएं और कुछ अच्छा करके दिखाएं। यही चलते पापा नहीं रहे तो कम से कम हम लोग उनका सपना पूरा करना चाहते हैं। यही चलते हम लोग ने एग्ज़ाम दिया। सवाल यह है कि क्या देशभक्त की ये तस्वीरें पाकिस्तान पर प्रतिशोध बनकर कहर बरपाएंगी? सरकार की बेरुखी और शहादत के मोलभाव की तस्वीर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी देखने को मिली। उरी में शहीद हुए हरेंद्र यादव का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। शहीद के अंतिम संस्कार में यूपी सरकार की तरफ से एक मंत्री भी शामिल हुए, लेकिन यहां भी शायद सरकार मुआवजे को ही सम्मान समझ बैठी। उनको जो भी परिवार को जो भी जरूरत होगी, सरकार उनकी इस जरूरत को पूरा करने का काम करेगी। पैसे कितने दिन चल पाएंगे? पैसे खत्म हो जाएंगे। पैसे का तो कोई मोल है नहीं आज के टाइम में। सबसे बड़ी बात है कि जैसे मान लीजिए सर्विस की बात रही तो सिर्फ वही बंदा था, 6 लोग के बीच में एक ही था। अब तक कोई मंत्री का पता यहाँ नहीं चला। कब करेंगे इसको जवाब देना चाहिए। उन लोग को आर पार की लड़ाई करनी चाहिए। और मेरे ज़िले के जो मंत्री हैं उनको मौका नहीं है। इतना बड़ा घटना हुआ मेरे देश में, पूरा देश हिल गया है। उन लोगों को आने का मौका नहीं। जो अभी भी जब मिश्रा आए थे कोटा पूर्ति करके चले गए घाट पे। सैनिकों के बलिदान की कीमत लगाने वाली सरकारों को जौनपुर के शहीद राजेश कुमार के अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें देखनी चाहिए। गांव में जैसे ही शहीद का शव पहुंचा, पिता लिपटकर बुरी तरह से रोने लगे। शहादत के नाम पर सरकारी बेरुखी की तस्वीरें राजस्थान में भी देखने को मिली। राजसमंद के नेप सिंह रावत के अंतिम संस्कार में पूरा इलाका उमड़ आया था। विपक्ष ने सवाल उठाए कि राज्य की मुख्यमंत्री क्यों नहीं गई। इसके बाद सरकार के एक मंत्री का जो जवाब आया वो हैरान कर देने वाला था। पर सरकार में और भी काम होते हैं, पर सरकार का कोई न कोई प्रतिनिधि वहाँ निश्चित रूप से पहुंचा होगा। अब उनके हिसाब से थोड़ी चलेगा कि फलाने जी यहाँ जाने चाहिए, फलाने जी नहीं जाने चाहिए। वो तय नहीं करेंगे, वो हम तय करेंगे। ये बात सच है कि शहादत का कोई मुआवजा नहीं हो सकता है, लेकिन शहादत के मामले में सरकारों से साफ नीयत की उम्मीद की जाती है। शराब पीकर मरने वाले, सड़क दुर्घटना में मरने वाले और देश के लिए जान देने वालों के साथ एक जैसा सलूक नहीं किया जा सकता है। गया से ब्रिजेश मिश्रा और गाजीपुर से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहा जाता है एक शहीद के घर जाना 4 धाम की यात्रा के बराबर होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद हम शहीदों के लिए कॉम्पनसेशन या मुआवजे जैसे शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। जब देश पर कोई आतंकवादी हमला होता है तो देश में रहने वाले लोग अक्सर देशभक्ति की बातें करने लगते हैं, और पिछले 2 दिनों में आपने भी लगातार ये महसूस किया होगा कि पूरे देश के लोगों पर देशभक्ति का बुखार है। तमाम लोग पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उत्तेजित हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, आतंकवादियों को छोड़ना नहीं चाहिए। देशभक्ति का ये इजहार ये बताता है कि आप कितने संवेदनशील हैं। आपको देश की, अपने समाज की और अपने आसपास रहने वाले लोगों की कितनी परवाह है, कितनी चिंता है। ये अच्छी बात है, लेकिन आपने ये भी गौर किया होगा कि देशभक्ति का यह इजहार ज्यादातर फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर ही होता है। लोग एक दूसरे को देशभक्ति से जुड़े संदेश और मैसेजेस फॉरवर्ड करके आपस में ही देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट लेते हैं, लेकिन जब इस देशभक्ति का इम्तिहान सड़कों पर और असल दुनिया में, असल जीवन में होता है तो भारत के ज्यादातर लोग इस इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो जाते हैं। इसलिए
आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में कितने लोग ऐसे हैं जो असल में देशभक्त हैं, और देशभक्त होने के लिए बहादुर होना भी बहुत जरूरी है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि हमारे देश में कितने बहादुर देशभक्त लोग हैं, और बहादुर हमेशा बहादुर रहता है, चाहे वो कहीं भी हो। अब हम जिस खबर का डीएनए टेस्ट करने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आप खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या एक भारतीय के तौर पर हमारे देश के लोग सिर्फ सहूलियत वाली देशभक्ति का प्रदर्शन ही करते रहेंगे। इस विश्लेषण का आधार है दिल्ली से आई आज की कुछ तस्वीरें, और हम आपको पहले से ही बता दें कि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। दिल्ली में एक व्यक्ति ने 22 साल की एक लड़की को सड़क पर चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला। इस व्यक्ति ने लड़की की गर्दन पर 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 24 वार किए। जिस वक्त ये वारदात हुई तब सुबह के 9:30 बज रहे थे और सड़क पर काफी चहल पहल थी। सैकड़ों लोगों ने इस व्यक्ति को लड़की पर हमला करते हुए देखा होगा। बहुत सारे लोग इस सड़क से गुजर रहे थे, कुछ कारों में गुजर रहे थे, कुछ मोटरसाइकिल पर गुजर रहे थे, कुछ पैदल गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस वारदात को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई और ये कातिल बिना किसी डर के लड़की पर चाकुओं से हमला करता चला गया। भीड़ में शामिल एक व्यक्ति आगे बढ़कर आरोपी को रोकने की कोशिश उसने की। एक व्यक्ति आगे जरूर आया, लेकिन चाकू देखकर वो भी डर गया और पीछे हट गया। हो सकता है कि जिस वक्त इस लड़की का कत्ल हुआ उस वक्त बहुत सारे लोग उसी सड़क पर देशभक्ति की बातें कर रहे होंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाने के तरीकों पर चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने एक मर्डर होते हुए देखा, एक लड़की को मुसीबत में देखा, सबकी देशभक्ति, सबकी बहादुरी सहम गई, हवा हो गई। ये एक शर्मनाक स्थिति है जिसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि ट्विटर पर देशभक्ति की बातें लिखने से, फेसबुक पर देशभक्ति वाले पोस्ट शेयर करने से और अपनी डिस्प्ले पिक्चर यानी डीपी पर तिरंगे झंडे को लगा देने से देशभक्ति का प्रमाण नहीं मिलता। हमारा मानना है कि बहुत सारे लोग देशभक्ति को भी फैशन बना लेते हैं और सहूलियत के हिसाब से देशभक्ति करते हैं, लेकिन असली देशभक्ति वो होती है जब लोग बिना डरे बहादुरी के साथ किसी की भी मदद के लिए आगे आते हैं, सामने आते हैं। और ऐसा ना करना कायरता की निशानी है और स्वार्थ की पहचान है, और कायर और स्वार्थी लोग कभी भी सच्चे देशभक्त हो ही नहीं सकते। हमारे देश में सहूलियत वाली देशभक्ति के तहत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असलियत में ज्यादातर लोग देशभक्ति तो क्या, इंसानियत का फर्ज भी नहीं निभाते। जिस लड़के ने यह हमला किया उसके हाथ में सिर्फ एक चाकू था, कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं था, कोई AK-47 नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों का घबरा जाना, वहां से भाग जाना और फिर सिर्फ तमाशबीन बने रहना, यह बताता है कि हमारा समाज कायर और स्वार्थी बनता जा रहा है और हम सारे युद्ध तर्कों और शब्दों के जरिए ही जीतने में यकीन रखते हैं। यानी हम युद्ध तो लड़ना चाहते हैं लेकिन सिर्फ तर्कों के जरिए और शब्दों के जरिए, और असली मौका आने पर ज्यादातर लोग घबराकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं और अपनी जान बचाने के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। हम ये मानते हैं कि किसी भी हमलावर को रोकना आसान नहीं होता, और अगर किसी के हाथ में हथियार हो तो उसे रोकना और भी मुश्किल होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सड़क पर किसी की मौत का तमाशा देखते रहें और किसी भी तरह से पीड़ित की मदद ना करें, जैसा कि इस केस में हुआ। अगर आपके सामने कोई किसी आपराधिक वारदात को अंजाम दे तो सबसे पहले आप हिम्मत जुटाकर उसे रोकने की कोशिश जरूर करें। अगर आपको अपने दम पर ऐसा करना मुश्किल लगे, क्योंकि ये सबके लिए आसान काम नहीं होगा, तो फिर कुछ लोगों को अपने साथ आने के लिए कहें, उनसे अपील करें। और इस केस में भी अगर आपने देखा हो, अगर कुछ लोग मिलकर इस आदमी को रोकने की कोशिश करते, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक चाकू था, 3-4 लोग अगर चाहते तो मिलकर इस आदमी को रोक सकते थे, और अगर उसको बीच में रोक लेते तो इस लड़की की जान बच सकती थी, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत दिखाई नहीं। आप सोचिए, सैकड़ों लोग उस सड़क से गुजरे होंगे, लेकिन उनमें से कुछ भी 4-5 लोग भी ऐसे नहीं थे जो कि आपस में मिलकर इस आदमी को रोकने की कोशिश करते। अगर आपको लगे कि कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है, जैसा इस बार हुआ, तो फिर आप सबसे पहले 100 नंबर पर पुलिस को फोन करें। इसके बाद घायल की मदद के लिए तुरंत 102 नंबर पर एम्बुलेंस को कॉल करें। इस तरह की इमरजेंसी को अस्पताल नजरअंदाज नहीं कर सकते, और अगर आप घायल को अस्पताल लेकर पहुंचेंगे तो आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा
और अगर आप अस्पताल से जाना भी चाहते हैं उसके बाद तो आपको जाने दिया जाएगा। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, जो कि आजकल हर किसी के पास होता है, तो घटना को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि आरोपी को आसानी से बाद में सजा दिलाई जा सके, सबूत इकट्ठे किए जा सके। घायल को प्राथमिक उपचार देने की व्यवस्था करें और आरोपी की पहचान याद रखें ताकि पुलिस को आप उसके बारे में सही जानकारी दे सके। नियमों के मुताबिक अगर आप किसी की मदद करते हैं तो जांच के नाम पर पुलिस आपको तंग नहीं कर सकती। आप चाहें तो अपनी पहचान गोपनीय भी रख सकते हैं। यह आपको दिया गया कानूनी हक है जिसकी मदद से आप एक संवेदनशील नागरिक होने का फर्ज निभा सकते हैं। याद रखिए कि जो वारदात कर रहा है, असली डर उसके मन में होना चाहिए। अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद घबरा जाता है और उसकी इसी घबराहट को पहचानते हुए आप पीड़ित की मदद कर सकते हैं और उसे पकड़ भी सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप शान से तिरंगे को अपनी डीपी बनाने के असली हकदार बन जाएंगे और सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। और जब तक आप ऐसा नहीं कर सकते, जब तक आपको ऐसा करने में डर लगता है, जब तक आपको ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी आपकी नहीं, ये जिम्मेदारी तो पुलिस की होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी तो आर्मी की होनी चाहिए, तब तक आप ना तो बहादुर कहलाएंगे और ना ही सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि आम लोगों की रक्षा करना सिर्फ पुलिस या सेना की जिम्मेदारी है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस देश के नागरिक हिम्मत करके एक दूसरे की मदद नहीं करते, उस देश का भविष्य कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। ऐसा देश किसी दूसरे देश पर हमले के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जिस देश की जनसंख्या, और हमारे केस में तो हमारी जनसंख्या 132 करोड़ है, लेकिन अगर ये 132 करोड़ लोग, ज्यादातर इनमें से कायर लोग हैं जो एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते, तो इन लोगों के बल पर भारत जैसा देश किसी दूसरे देश पर हमला कैसे करेगा। और अब डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज ही के दिन भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के नाम से मशहूर 1857 की क्रांति खत्म हो गई थी और इसी के साथ दिल्ली पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव वाली सेनाओं का कब्जा हो गया था। 1946 में आज ही के दिन फ्रांस में मशहूर कैन फिल्म फेस्टिवल का पहला आयोजन हुआ था। वैसे इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 1939 में होनी थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण इसे टाल दिया गया था। कैन फिल्म फेस्टिवल को सिनेमा का सबसे बड़ा इंटरनेशनल शोकेस भी कहा जाता है। महिला अधिकारों की समर्थक एनी बेसेंट का आज 1933 में निधन हुआ था। एनी बेसेंट ब्रिटेन से 1893 में भारत आई थी, जिसके बाद 1898 में उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज और मुंबई में हैदराबाद नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। एनी बेसेंट ने 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी, जिसका मकसद था भारत में स्वराज की स्थापना करना। एनी बेसेंट लेखक होने के साथ साथ वक्ता भी थी। एनी बेसेंट अपने निधन तक चेन्नई में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा रही। और 1810 में आज ही के दिन उर्दू के महान शायर मीर तकी मीर का निधन हुआ था। मीर को उर्दू के उस प्रचलन के लिए याद किया जाता है जिसमें फारसी और हिंदुस्तानी के शब्दों का अच्छा मिश्रण और सामंजस्य होता था। उन्हें खुदाए सुखन यानी शायरी के खुदा के तौर पर जाना जाता है। जिक्र मीर और कुलियत मीर उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।